नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। तो आपने शायद हैव सीन द फर्स्ट वीडियो ऑफ ऑपरेशन सर्च लाइट इन माय चैनल, जहां पे मैं बात किया था अबाउट द पाकिस्तानी आर्मीज प्लानिंग रिगार्डिंग कमेंसिंग देयर जेनोसाइड ऑन द बंगाली पीपल फ्रॉम द 25th ऑफ मार्च 1971। बंगालियों के ऊपर जो मास मर्डर का प्लान किया था बाय डिप्लॉइंग द आर्म्ड फोर्सेस, ब्रिंगिंग मोर ट्रूप्स फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान टू ईस्ट पाकिस्तान बाय एयर एंड बाय सी, अलोंगसाइड ब्रिंगिंग हेवी वेपन्स, उसका प्लानिंग के बारे में मैं बात किया था इन दैट वीडियो। आज हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी ने अपने फोर्सेस को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया फॉर डिप्लॉइंग देम अगेंस्ट द बंगालीज इन ईस्ट पाकिस्तान। अभी ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू नहीं हुआ है। अभी हम बात करेंगे विच यूनिट्स वेर इन्वॉल्व्ड इन ऑपरेशन सर्चलाइट, how they were going to spread out in the entire country of East Pakistan, and what were their main targets to accomplish in Operation Searchlight। जेनोसाइड से भी पाकिस्तानी फौज का और भी बहुत टारगेट्स था, which included the neutralization of the Awami League, the complete suppression of the independence movement, the disarming of Bengali personnel in Pakistani armed forces, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स एंड द पुलिस, और उसके साथ टेकिंग कंट्रोल ओवर द मीडिया, टेलीविजन, टेलीग्राफ एंड रेडियो स्टेशन, इंक्लूडिंग कटिंग ऑफ कम्युनिकेशंस। पूरे के पूरे ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश की जो आजादी का मूवमेंट है वो कैसे कुचल दिया जाएगा, इसमें जो पाकिस्तानी फोर्सेस इन्वॉल्व था उसके बारे में आज हम जानेंगे और बात करेंगे। तो अभी हम पाकिस्तानी फोर्सेस के बैटल ऑर्बिट के बारे में जानेंगे, लेकिन आई वुड लाइक टू एडवाइस यू रिगार्डिंग वन थिंग। डू नॉट कंफ्यूज दिस बैटल ऑर्बिट ऑफ द पाकिस्तानी फोर्सेस व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 1971 टू दिसंबर 1971। ये दोनों मंथ्स, ये दोनों टाइम का पाकिस्तानी फोर्सेस का बैटल ऑर्बिट इज कंप्लीटली डिफरेंट। दिसंबर में पाकिस्तानी फोर्सेस के पास और भी फाइटिंग एलिमेंट्स थे, इंक्लूडिंग 2 फुल्ली केपेबल फाइटिंग इन्फेंट्री डिविजन्स एंड अनदर इन्फेंट्री डिवीजन विद जस्ट 1 ब्रिगेड, और उसके साथ बहुत सारे एलिमेंट्स भी आए थे। सो डू नॉट कंफ्यूज दिस विद द बैटल ऑर्बिट ऑफ द एनिमी दैट आई एम गिविंग यू। दिस इज जस्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 1971 टू अप्रैल 1971 रिगार्डिंग जस्ट ऑपरेशन सर्चलाइट। तो आई होप यू कैन सी, मैंने एक मैप बनाया है, रफ मैप ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, साइड में इंडिया है ऑफ कोर्स। तो दिस इज द ऑपरेशनल मैप जस्ट बिफोर ऑपरेशन सर्चलाइट वाज गोइंग टू बी लॉन्च्ड। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी फौज का सिर्फ 14 इन्फेंट्री डिवीजन तब ईस्ट पाकिस्तान में था। अभी हम सिर्फ 14 इन्फेंट्री डिवीजन ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, द मेन क्रीम ऑफ ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में बात करेंगे। ऑन द मंथ ऑफ मार्च 1971 पाकिस्तानी फौज के इस डिवीजन का 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड वाज इन ढाका, 53 इन्फेंट्री ब्रिगेड वाज एट कुमिल्ला, उसके साथ 24 फ्रंटियर फोर्स भी था, बट दे वर स्टेशन एट कुमिल्ला। जसूर में था द 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड, रोंगपुर में था द 23 इन्फेंट्री ब्रिगेड with the 29 cavalry regiment, और सिलेट में था सिर्फ the 31 पंजाब regiment, this battalion। Now चिटागोंग पोर्ट में MV स्वात नाम का एक जहाज आ रहा था which was loaded with weapons and ammunition, मतलब weapons and ammunition meant for ground fighting। तो अभी हम बात करेंगे about the orbit of these forces who are going to be involved in Operation Searchlight, especially the 57 Infantry Brigade who are located in Dhaka, क्योंकि ढाका से ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू होने वाला था। तो ये बोर्ड देखिए, यहां पे मैं सिर्फ 14 इन्फेंट्री डिवीजन, जिसका जीओसी था मेजर जनरल खदीम हुसैन राजा, उसका जो फोर्सेस दैट वर प्रेजेंट ओनली इन ढाका
उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ढाका में था द 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड, जिसका कमांडर था ब्रिगेडियर जहांजेब अरबाब। तो उस ब्रिगेड में इतने यूनिट्स थे, द 22 बलूच रेजिमेंट जो एक्चुअली ढाका के पीलखाना एरिया में था, द 18 पंजाब रेजिमेंट, द 32 पंजाब रेजिमेंट जिसका कमांडिंग ऑफिसर था लेफ्टिनेंट कर्नल ताज, द 31 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट जिसका कमांडर था लेफ्टिनेंट कर्नल जाहिद हसन, द 13 फ्रंटियर फोर्स जो एक्चुअली रिजर्व और ढाका कैंटोनमेंट के सिक्योरिटी ड्यूटी पे था। एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि क्यों मैं ये यूनिट द 2nd ईस्ट बंगाल रेजिमेंट को ग्रीन में लिखा हूं। तो देखिए, 2nd ईस्ट बंगाल रेजिमेंट was mostly composed of Bengali soldiers and officers, but they were a part of the Pakistani army and they were present at Joydepur area in Dhaka। तो जब ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू होने वाला था, तब दिस बटालियन अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर के.एम. शफीउल्लाह was going to defect from the Pakistani army and was going to form the Mukti Bahini, and they were also going to fight against the Pakistani forces। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर यूनिट्स हु आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन ऑपरेशन सर्चलाइट। तो अभी देखिए, ये 14 इन्फेंट्री डिवीजन का एलिमेंट्स व्हिच वर ओनली प्रेजेंट एट कुमिल्ला आर शोन हियर। कुमिल्ला एरिया, आपको ये जानना होगा कि कुमिल्ला एरिया में कि इस ब्रिगेड जो 53 इन्फेंट्री ब्रिगेड था, एलिमेंट्स ऑफ दिस वाज आल्सो इन द सिलेट सेक्टर। तो शुरू करते हैं with the 53 Infantry Brigade stationed at Kumilla, which was under the command of Brigadier Iqbal Shafi। उसमें था the 31 पंजाब रेजिमेंट जिसका कमांडर था लेफ्टिनेंट कर्नल सरफराज अहमद खान। उसको रिप्लेस किया गया था लेटर विथ लेफ्टिनेंट कर्नल रियाज हुसैन। ये यूनिट सिलेट में ही रहने वाला था फॉर ऑपरेशन सर्चलाइट। देन द 20th बलूच रेजिमेंट जिसका कमांडिंग ऑफिसर था लेफ्टिनेंट कर्नल एस.एच. फातमी, बट दिस यूनिट वाज लेटर मूव टू चिटागोंग एरिया। द 53 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट जिसका कमांडिंग ऑफिसर था लेफ्टिनेंट कर्नल याकूब मलिक, हु वाज द एक्टिंग गैरिसन एंड फोर्ट्रेस कमांडर जब ब्रिगेडियर इकबाल शफी नहीं था। उसके साथ था द 3rd कमांडो बटालियन जो एक्चुअली ढाका में ट्रांसफर किया गया था फॉर ऑपरेशन सर्चलाइट, और इसका कमांडिंग ऑफिसर था लेफ्टिनेंट कर्नल जेड.ए. खान जो मेजर था एंड ही वाज प्रोमोटेड टू टेक ओवर दिस बटालियन। उसके साथ था द 171 मोटर बैटरी, द ब्रिगेड इंटेलिजेंस डिटैचमेंट एंड द 40 फील्ड एम्बुलेंस जिसका कमांडिंग ऑफिसर था लेफ्टिनेंट कर्नल ए.एन.एम. जहांगीर। एंड एज यूजुअल ग्रीन में आई एम शोइंग द 4th ईस्ट बंगाल रेजिमेंट जो अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर खालिद मुशर्रफ एंड मेजर शफायत जमील was going to defect after the Pakistani forces had commenced Operation Searchlight। 4th East Bengal Regiment was going to be one of the leading forces in the Mukti Bahini जो दुश्मन के खिलाफ फाइट करने वाले थे। तो अभी देखिए, चिटागोंग का मसला थोड़ा डिफरेंट था। 14 इन्फेंट्री डिवीजन का बहुत सारे एलिमेंट्स चिटागोंग में इन अ मिक्स्ड डिफिकल्ट सिचुएशन में था। चिटागोंग सिटी में द 20 बलूच रेजिमेंट वाज पोस्टेड, लेकिन चिटागोंग वाज एक्चुअली अ नेवल बेस एंड वाज द ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर। तो यहां का मसला देखने के लिए आपको जानना होगा कि चिटागोंग नेवल बेस में था द पीएनएस जहांगीर, द पीएनएस राजशाही एंड द पीएनएस बालाघाट व्हिच वर पाकिस्तानी नेवल वेसल्स। उसके साथ था एट द ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर अगेन मार्क्ड इन ग्रीन द 8th ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, और उसके साथ चिटागोंग एरिया में था द ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स। नाउ ऑपरेशन सर्चलाइट जब शुरू होगा तो ऑफ कोर्स ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स अंडर द कमांड ऑफ कैप्टन रफीकुल इस्लाम एंड द 8th ईस्ट बंगाल रेजिमेंट अंडर द कमांड ऑफ मेजर जियाउर रहमान were going to defect and fight the Pakistani forces। उसके साथ ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर में एक बहुत बड़ा खतरनाक जेनोसाइड होने वाला था
of Bengali soldiers and officers commenced by the Pakistani forces, and Chittagong में Pakistani 24 frontier force from Kumilla led by Lieutenant Colonel Shahpur Khan was going to come as the Chittagong relief column to reinforce the 20th Baluch regiment with the 88 mortar battery and the brigade signals detachment from the 53 infantry brigade. चिटागोंग में ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर का सेंटर कमांडर था ब्रिगेडियर मजुमदार, जो एक बंगाली ऑफिसर थे इन द पाकिस्तानी आर्मी, और चिटागोंग में वन कंपनी फ्रॉम द 31st पंजाब रेजिमेंट was also stationed to support the commencement of Operation Searchlight. चिटागोंग में पाकिस्तानी नेवी का नेवल बेस का कमांडर था कॉमोडोर AR Mumtaz. PNS Jahangir was actually a destroyer, PNS Rajshahi was a gunboat, and PNS Balaghat was a patrol boat. Commander TK Khan was the commander of the PNS Jahangir. अभी सिलेट सेक्टर में only the 31 Punjab regiment under the command of Lieutenant Colonel Sarfaraz Ahmed Khan was present. इस बटालियन का एक कंपनी था एट चिटागोंग, एक कंपनी था एट शमशेर नगर और एक कंपनी था एट मौलवी बाजार. अभी देखिए 14 इन्फेंट्री डिवीजन का एक एलिमेंट था द 23 इन्फेंट्री ब्रिगेड विच वाज लोकेटेड एट रोंगपुर कैंटोनमेंट. तो 23 इन्फेंट्री ब्रिगेड का कमांडर था ब्रिगेडियर अब्दुल खान मलिक. उसमें से द 20 फील्ड एम्बुलेंस वाज अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल मासूद. The 23 brigade also had the brigade signal and engineers. The 23 field artillery, जिसका कमांडर था लेफ्टिनेंट कर्नल शफी, but this unit was located at Saidpur. The 29 cavalry regiment, जिसका कमांडर था लेफ्टिनेंट कर्नल सागिर हुसैन सैयद. This armored regiment was actually having M24 Shafi tanks, और इस यूनिट में बहुत सारे बंगाली ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स थे इंक्लूडिंग टेक्नीशियंस. दिस यूनिट कुड हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द मुक्ति बाहिनी if the M24 Shafi tanks could have been taken, but unfortunately Mukti Bahini and local volunteers who stood up against the Pakistani forces couldn't take over the 29 cavalry regiment. ये दुश्मन का फाइटिंग फोर्स दुश्मन का ही रहा डिस्पाइट सो मेनी बंगाली ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स. इसमें से बहुत सारे बंगाली सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स हैड लेटर डिफेक्टेड and joined the Mukti Bahini, but the tanks later took part in the fighting against the Indian army when the Indian army came to fight the Pakistani forces. लेकिन उस बात को छोड़िए, now we are focusing only in the month of March 1971. Another element of the 23 Infantry Brigade was the 26th Frontier Force, जिसका commanding officer था Lieutenant Colonel Hakim A. Qureshi. This unit was also at Saidpur cantonment. Another infantry battalion was the 25 Punjab Regiment, जिसका commanding officer था Lieutenant Colonel Shafkat Baluch, and this unit was detached to Rajshahi. उसके साथ बोगरा में एक कंपनी था from the 23 Field Artillery Regiment, जिसका commanding officer था कैप्टन मोहम्मद रेजा. 25 पंजाब रेजिमेंट का एक कंपनी था एट पाबना, जिसका कमांडिंग ऑफिसर था कैप्टन असगर, और 26 फ्रंटियर फोर्स का एक कंपनी था एट दिनाजपुर. और उसके साथ एज यूजुअल ग्रीन में मैंने दिखाया द 3rd ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, एंड दिस यूनिट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द 23 इन्फेंट्री ब्रिगेड, बट दे वर आल्सो गोइंग टू डिफेक्ट, एंड एज दे वर मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ बंगाली सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स, तो ये यूनिट डिफेक्ट करने वाले थे एंड वर गोइंग टू जॉइन द मुक्ति बाहिनी एंड लेटर फाइट द पाकिस्तानी फोर्सेस. 14 इन्फेंट्री डिवीजन का ये जो लास्ट फाइटिंग फॉर्मेशन है, द 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड, दिस वाज एक्चुअली लोकेटेड एट जसोर कैंटोनमेंट. अभी देखिए कुछ चीजें आपको जानना होगा. तो जसोर कैंटोनमेंट में जो 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड था, उसमें था द 25 बलूच रेजिमेंट, द 24 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट के कुछ एलिमेंट्स, द 55 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट, द 22 फ्रंटियर फोर्स, जिसका कमांडर था लेफ्टिनेंट कर्नल शमशी, और इसको बाद में खुलना में डिटैच किया गया था. और उसके साथ एज यूजुअल ग्रीन में मैंने दिखाया द 1st ईस्ट बंगाल रेजिमेंट एंड द 7th फील्ड एम्बुलेंस.
ये दो जो यूनिट्स था, they were mostly comprising of Bengali soldiers and officers. 7 Field Ambulance का commanding officer Lieutenant Colonel Hai, he was already planning to defect with his unit. कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द 7 फील्ड एम्बुलेंस को मार दिया गया था। फर्स्ट ईस्ट बंगाल रेजिमेंट को तो जसोर कैंटोनमेंट में ही 25 बलूच और 22 फ्रंटियर फोर्स ने बहुत भयंकर तरीके से मैसेकर कर दिया था। इस यूनिट के बहुत सारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स फाइट करते करते मारे भी गए थे एंड दे लेटर एस्केप टू इंडिया एंड बिकेम वन ऑफ द लीडिंग फोर्सेस ऑफ द मुक्ति बाहिनी। 22 फ्रंटियर फोर्स के एक कंपनी विच वॉज अंडर द कमांड ऑफ मेजर शोएब, इसको कुश्तिया में भेजा गया था जहां पे मुक्ति बाहिनी ने उनका कोरमा बना दिया था आफ्टर द पाकिस्तानी आर्मी हैड कमेंस्ड ऑपरेशन सर्चलाइट। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दिस इज द फाइटिंग फॉर्मेशन। तो जैसे मैंने बताया था, लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान was the governor and the chief martial law administrator of East Pakistan. उनके साथ था मेजर जनरल इफ्तिकार जंजुआ who was another advisor to the governor of East Pakistan. Alongside another advisor, Major General Shaukat Riza. Brigadier Ghulam Jilani was the chief of staff, MLA headquarters, and Brigadier Nisar Ahmed was the Director General of the East Pakistan Rifles. तो जैसे बताया था आप लोगों को, 14 इन्फेंट्री डिवीजन was the main cream of the Operation Searchlight. तो उसका GOC था मेजर जनरल खदीम हुसैन राजा with the East Pakistan Colonel Staff, Colonel Sadullah, GSO-1 Operations, Lieutenant Colonel Taj Khan, GSO-1 Intelligence, and Lieutenant Colonel Minwari. इस डिवीजन के साथ अटैच्ड यूनिट्स था द 29 कैवलरी रेजिमेंट आर्म्ड विथ M24 शाफी टैंक्स एंड अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल सागिर हुसैन सैयद विच वाज डिटैच्ड टू रंगपुर। इसके कुछ टैंक्स ढाका में भी डिप्लॉय होने वाले थे, अलोंगसाइड कुछ टैंक्स टू बी डिप्लॉयड इन चिटागोंग एरिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टैंक्स वर गोइंग टू बी बेस्ड एट रंगपुर कैंटोनमेंट। The 43 light AK, which mostly had anti-aircraft guns and was under the command of Lieutenant Colonel Shafat Ali and was posted to cover the Dhaka airport. इसके साथ ढाका कैंटोनमेंट में थे the 19 Signal Regiment of the Pakistani Army under the command of Lieutenant Colonel Iftikhar Hussain, one company of the 3rd Commando Battalion under the command of Lieutenant Colonel Z.A. Khan. Yes, he was promoted from Major to Lieutenant Colonel. The Pakistani Army Aviation Squadron number 4, which consisted of 4 Mi-4 helicopters and 4 Alawite 3 helicopters. पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मसला है कि पाकिस्तान एयरफोर्स always doesn't comply with the पाकिस्तानी आर्मी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ढाका स्टेशन कमांडर थे, एयर कमोडोर जफर मसूद, he actually didn't like Pakistan Air Force to take part in Operation Searchlight, and he was also the man who ensured कि उनके अंडर जो बंगाली soldiers and officers थे in the Pakistan Air Force, they were never ever meant to get hurt. इसके लिए especially seeing his non-compliance with the Pakistani army in this operation, he was going to be relieved of service on the 30th of March. 5 days after the commencement of Operation Searchlight, and he was going to be replaced by Air Commodore Enamul Haq, जो actually East Pakistan में रहने वाले थे till the end of the Pakistani army surrendering to the Indian Armed Forces and the Mukti Bahini in December, और उसके कुछ दिन के बाद भी एयर कमोडोर इनामुल हक खान, he was present with the 14th squadron of the Pakistan Air Force that was armed with 20 F-86 Sabres. उसके साथ था 3 T-33 fighter jets with 2 helicopters and a temporary attachment of 4 C-130 Hercules aircrafts, which were mostly going to be used for transportation of troops during Operation Searchlight itself inside East Pakistan, and a PIA Fokker Friendship aircraft. Pakistani Navy के elements were under the command of Rear Admiral Sharif, with the PNS Jasor, which was a gunboat and was detached to Khulna, the PNS Kumilla
and the PNS Sylhet, all being gunboats which were attached for Operation Searchlight. ऑपरेशन सर्चलाइट के जो प्लानर्स थे दे हैड टू एंश्योर कि ऑपरेशनल सीक्रेसी एकदम अच्छी तरह से मेंटेन हो सके। तो कुछ ही पाकिस्तानी यूनिट कमांडर्स को ब्रीफ किया गया था एंड एक्सेप्ट फॉर देम द ऑपरेशनल प्लान फॉर सर्चलाइट वाज केप्ट विद इन द टॉप ब्रास ऑफ द एनिमी फोर्सेस without raising any suspicion. The transfer of troops from West Pakistan, including the transfer of logistics, weapons and ammunition from West Pakistan to the east, had to be done in complete secrecy. Lekin news started leaking out. Bengalis started to know that the Pakistani army was planning something horrible. Senior Pakistani officials कुछ गैरिसन्स में जाके गैरिसन कमांडर्स को ब्रीफ किए थे अबाउट दिस ऑपरेशंस व्हिच इंक्लूडेड टू नॉट टॉक अबाउट दिस ऑपरेशन और नॉट लेट द बंगाली सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स नो अबाउट दिस ऑपरेशन। बंगाली सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स अगर जान जाते बहुत पहले से तो कुछ स्टेप ले पाते इन टाइम, और इसका ही डर पाकिस्तानी टॉप ब्रास के दिल में था। मेजर जनरल राव फरमान अली खुलना गैरिसन में जाके वहां के टॉप कमांडर्स को ब्रीफ किए थे अबाउट ऑपरेशन सर्चलाइट। मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा चिटागोंग कैंटोनमेंट में जाके ये ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किए थे, विथ ब्रिगेडियर एल एद्रूस विजिटिंग द सिलेट गैरिसन एंड कर्नल सादुल्ला विजिटिंग द रोंगपुर गैरिसन एंड एक्सप्लेनिंग द ऑपरेशनल डिटेल्स to the Pakistani soldiers and officers. सिर्फ कुछ ही लेफ्टिनेंट कर्नल्स को ये पता था about this operation searchlight. बंगाली ऑफिसर्स और सोल्जर्स को ये भड़क लग गया था कि something bad is going to happen, लेकिन उनको ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में कुछ पता नहीं चला था even during the commencement of operation searchlight. लॉजिस्टिक्स मैनेज करने के लिए Major General Qamar Ali Mirza and Brigadier Harrison arrived in Dhaka from West Pakistan on the second week of March. ये लोग आके लॉजिस्टिकल डिटेल्स को मैनेज करते थे अंडर द सीवियर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दैट हैम्पर्ड फूड सप्लाई फॉर पाकिस्तानी ट्रूप्स इनसाइड ईस्ट पाकिस्तान। आपको तो पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज रेज्ड बाय द आवामी लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान by the Bengalis against the Pakistani military government. तो इसके लिए पाकिस्तानी फौज का मूवमेंट was very much hampered, including their management of logistics. 9,000 tons of arms and ammunition were brought by the ship MV Swat from the port of Karachi to Chittagong Harbour ताकि ये हथियार पाकिस्तानी फौज के पास पहुंच सके। ये बंगालियों को पता चल चुका था और कुछ बंगाली सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स हु हैड ऑलरेडी स्टार्टेड डिफेक्टिंग, कुछ वेरी फ्यू alongside numerous volunteers and public in Chittagong city, they started protesting against the deployment of these weapons on the shore, and they were fired upon by men who were on board the MV Swat ताकि हथियार को उतारा जा सके on Chittagong port। ये हथियार अनआर्म्ड बंगाली लोगों के ऊपर यूज होने वाला था इन ऑपरेशन सर्चलाइट, एंड दो द वेपन्स वर डिप्लॉयड लेटर ऑन, these weapons were distributed to the Pakistani forces to commence their genocide. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस तो आपको बताया था स्पेशल पैसेंजर्स के नाम पे पाकिस्तानी जवानों और ऑफिसर्स को ला रहे थे फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान टू ढाका इन सिविलियन क्लोथिंग, ताकि बंगालियों को ये पता ना चले कि ये लोग कौन है। These people would then enter the ढाका कैंटोनमेंट। लेकिन कुछ बंगाली पायलट्स को ये पता चल चुका था, including some Bengali officers in the Pakistan Air Force, and they started spreading the news around कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। पाकिस्तानी फोर्सेस का ये जो एडिशनल अराइवल था, इसको भी सडन लॉजिस्टिक्स सप्लाई और फूड सप्लाई देने का जो बात था, this was noticed by the Bengalis and the Bengali soldiers and officers in the Pakistani army कि ये सडनली इतना हथियार और इतना खाना और इतना इक्विपमेंट क्यों इनको दिया जा रहा है। जो लोग अभी आए हैं फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान टू ईस्ट पाकिस्तान, इनको इतना क्यों हथियार और लॉजिस्टिकल सप्लाईज क्यों दिया जा रहा है। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर हैरिसन ढाका में रहे एंड ही एंश्योर्ड द एंटायर फाइटिंग फोर्स फॉर ऑपरेशन सर्चलाइट
was given the necessary equipment and logistics, while Major General Qamar Ali Mirza ढाका में कुछ टाइम रह के वापस चले गए थे टू वेस्ट पाकिस्तान। वहां पे भी उनको कुछ मैटर्स अरेंज करना था रिगार्डिंग दिस हीनियस ऑपरेशन। तो आपने तो पाकिस्तानी फोर्सेस का ऑर्बिट देख लिया है, तो कुछ कुछ यूनिट्स को जो शफल किया गया है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। बंगाली सोल्जर्स और ऑफिसर्स को रिलोकेट किया गया फ्रॉम द सेंसिटिव एरियाज एंड द सिटीज। दे वर मोस्टली सेंट ऑन लीव और वर सेंट विद द स्मॉल फाइटिंग फोर्सेस इन द बॉर्डर एरियाज in the name of exercises। 13 फ्रंटियर फोर्स और 22 बलूच को ढाका में फ्लाई करके लाया गया था। 25 पंजाब और 28 बलूच का मूवमेंट थोड़ा डिले हो गया था और सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए और ज्यादा रीइंफोर्समेंट्स लाया नहीं गया था इन द कंटोनमेंट्स। ब्रिगेडियर मजूमदार मैंने आपको बताया था जो ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर का सेंटर कमांडेंट था, he had actually refused कि एमवी स्वात में बैठे पाकिस्तानी जवान बंगालियों के ऊपर फायर खोल रहे थे, इसके ऑर्डर्स को वो रिफ्यूज कर दिए थे कि नहीं, बंगालियों के ऊपर फायर नहीं किया जाएगा। तो उनको रिप्लेस किया गया एंड मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा took the initiative and he ordered the soldiers on board the MV Swat to open fire on the Bengalis। उनको रिलीव किया गया। On the 24th of March 1971, Major General Khadim Hussain Raja खुद 2nd East Bengal Regiment which was posted at जयदेवपुर वहां पे विजिट करके बटालियन को एड्रेस किया। While Brigadier M.H. Ansari, who was the ढाका स्टेशन कमांडर, उनको चिटागोंग एरिया का कमांड संभालने के लिए भेजा गया था। मेजर खालिद मुशर्रफ ऑफ द 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट जो कुमिल्ला में था, उनको एक कंपनी के साथ शमशेर नगर भेज दिया गया था। जैसे आपको बताया था, बंगाली ऑफिसर्स एंड देयर यूनिट्स वर स्कैटर्ड एंड वर सेंट टू डिफरेंट लोकेशंस। 2nd ईस्ट बंगाल रेजिमेंट का जो कमांडिंग ऑफिसर था लेफ्टिनेंट कर्नल मसूदुल हसन, एक बंगाली ऑफिसर, उनको रिप्लेस किया गया बाय अ पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल AFMA रकीब ऑन द 23rd of March। He took over command of the battalion on the 25th of March, लेकिन उसी डे द बटालियन हैड डिफेक्टेड लर्निंग अबाउट ऑपरेशन सर्चलाइट। बंगाली ऑफिसर्स को तो लीव लेने के लिए बार बार बोला जाता था एंड मेनी फैमिलीज ऑफ वेस्ट पाकिस्तानी ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर बीइंग सेंट आउट फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, टेकन ऑन टू फ्लाइट्स फ्रॉम ढाका एंड वर सेंट टू वेस्ट पाकिस्तान ताकि दे डू नॉट गेट अफेक्टेड ड्यूरिंग ऑपरेशन सर्चलाइट। 1st East Bengal Regiment, 50% of their strength was sent out from Jasor cantonment and was sent to Chowgacha in the name of a border exercise, जहां पे 50% of this fighting force stayed till the 29th of March, later learning what had actually happened to their own battalion which was inside Jasor cantonment। 1st East Bengal Regiment के ऊपर ऑपरेशन सर्चलाइट के वक्त बहुत भारी हमला होने वाला था बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस, मैं उसके बारे में बाद में बताता हूं। 2nd ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के कुछ कंपनीज को ढाका के कुछ बाहर सेंड किया गया था विथ रेडियो कम्युनिकेशन बीइंग कट ऑफ बिटवीन द कंपनीज। 3rd ईस्ट बंगाल रेजिमेंट को घोड़ाघाट एरिया एंड पार्वतीपुर एरिया में भेजा गया था आउटसाइड सैयदपुर कैंटोनमेंट। सैयदपुर कैंटोनमेंट में मैंने जैसे बताया था 3rd ईस्ट बंगाल रेजिमेंट वाज बेस्ड, लेकिन इस बंगाली यूनिट को which was composed of Bengali soldiers and officers was also spread out ताकि their fighting force becomes easy to be crushed if needed by the Pakistani soldiers during Operation Searchlight। 4th East Bengal Regiment को ब्राह्मणबाड़िया और शमशेर नगर एरिया में स्प्रेड आउट कर दिया गया था। सिर्फ चिटागोंग एरिया में ही 8th East Bengal Regiment was present with their full fighting force, but they were also underpowered, उनके पास ज्यादा अच्छे हथियार नहीं थे। And East Bengal Regimental Center comprising of Bengali soldiers and officers were almost unaware of the heinous Operation Searchlight that was coming for them। शहरों में पाकिस्तानी जवान और ऑफिसर्स का प्रेजेंस बहुत बढ़ गया था। शहरों में वेस्ट पाकिस्तानी soldiers and officers were getting out more, but mostly confined to the cantonments, while Bengali East Pakistan Rifles के jawans and officers were sent to the border areas, scattered। ज्यादा से ज्यादा ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के यूनिट्स
were very much away from the main cities जहां पे ऑपरेशन सर्चलाइट कंडक्ट होने वाले थे with the utmost brutality at the first phase, ताकि इनको at least takes one day to come to the cities to fight the Pakistani forces, ताकि एक दिन का ज्यादा टाइम मिल जाए for the Pakistani forces. East Pakistan Rifles के radio communication was completely cut off from the night of 24 to 25 March 1971, ताकि they cannot communicate, ताकि they cannot coordinate to fight against the Pakistani forces if needed. Plans were very much effective by the Pakistani forces. So if you search for Operation Searchlight on Google, आपको जो gruesome images मिलेगा, these were mostly taken in ढाका city, क्योंकि ढाका city से ही Operation Searchlight शुरू हुआ था, which spread like a disease in the entirety of East Pakistan. So coming to Dhaka city, I will be just giving a brief about the Pakistani 57 Infantry Brigade जो ढाका में तब था. तो 57 Infantry Brigade के 18 Punjab and 32 Punjab alongside the 13 Frontier Force with the 22nd Baluch Regiment and the 604 Intelligence Unit with the 31st Field Artillery Regiment was present at Dhaka. 14 Infantry Division का जो headquarters था, that comprised of the 43 Light AK Regiment deployed at Tezgaon Airfield in Dhaka, armed with anti-aircraft guns, one company of the 3rd Commando Battalion Special Services Group of the Pakistani Army, the 19th Signal Regiment and the 149 Infantry Workshop. Pakistan Air Force के personnel तो तेजगांव एयरपोर्ट पे थे, लेकिन they didn't take part in the first half of Operation Searchlight. Bengali officers and soldiers were in utmost fear of what might happen to them. I mean, Bengali soldiers and officers in the Pakistan Air Force. एक squadron of M24 Shafi tanks, I mean more than a squadron, total 14 tanks were given to commence the operation inside Dhaka. First time इस operation को चालू करने के लिए 14 tanks दिए गए थे, with 6 PT-76 tanks given in Chittagong. ये सब PT-76 tanks were actually Indian tanks which were captured by the Pakistani forces in the 1965 war and then brought to East Pakistan. ये सब भी डिप्लॉय होने वाले थे इन ऑपरेशन सर्चलाइट, और उसके साथ ढाका में रहने वाले थे पाकिस्तानी फोर्सेस के द सपोर्ट एलिमेंट्स, द इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड सप्लाई यूनिट्स ऑफ द 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड. अभी ये बंगालियों का प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ फॉर द पाकिस्तानी फोर्सेस. 10th ईस्ट बंगाल रेजिमेंट जो तब सिर्फ रेज हुआ था, which was under the command of Lieutenant Colonel मोइदुद्दीन अहमद, जो एक बंगाली ऑफिसर थे, that was termed as the National Service Battalion with a few officers and was actually present in Dhaka. East Pakistan Rifles के जो headquarters which was at Pilkhana, which comprised of the 13 wing, the 16 wing and the 15 wing of the East Pakistan Rifles alongside signals and headquarters wing. 2500 soldiers and officers were at Pilkhana at that time in Dhaka. ये सब ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के हर एक विंग के पास 3 कंपनी स्ट्रेंथ ऑफ ट्रूप्स थे and only 2 companies were present at मीरपुर in Dhaka, और 2 कंपनीज थे of the East Pakistan Rifles at the Governor House and the President's House respectively. They were all Bengali soldiers and officers, almost unaware of what was coming as Operation Searchlight. East Pakistan Rifles का जो ढाका विंग था, उसका कमांडर था लेफ्टिनेंट कर्नल अनवर हुसैन शाह, और जैसे आपको बताया गया था, ब्रिगेडियर निसार अहमद खान was the Director General of the East Pakistan Rifles. राजारबाग पुलिस लाइन्स in Dhaka had about 2000 armed policemen जो बंगाली थे, all of them. और पाकिस्तानी फोर्स का जो आपको बताया था 2nd ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, इस बटालियन का एक कंपनी टंगाइल में था और एक कंपनी को मैमन सिंह भेजा गया था. दिस यूनिट वाज आल्सो स्कैटर्ड, और उसके साथ एक और डिटैचमेंट वाज सेंट टू गाजीपुर टू प्रोटेक्ट द एम्यूनिशन एंड आर्म्स डिपो.
मेमनसिंह में भी ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का सेकेंड विंग का हेडक्वार्टर्स था, जिसका कमांडिंग ऑफिसर एक पाकिस्तानी ऑफिसर कैप्टन कमर अब्बास था, लेकिन सेकेंड विंग में कोई भी बंगाली ऑफिसर्स नहीं था। सो दिस इज द एंटायर अटैकिंग फोर्स प्रिपेयरिंग फॉर ऑपरेशन सर्चलाइट इन ईस्ट पाकिस्तान स्टार्टिंग फ्रॉम ढाका सिटी। अभी पाकिस्तानी फोर्सेस का सबसे घटिया चैप्टर शुरू होता है, जहां पे हम बात करेंगे व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग टू द बंगाली पीपल इनसाइड ईस्ट पाकिस्तान with such a deployment of forces readying up for one of the most horrific genocides after World War II। तो दोस्तों, अभी तक आपको याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक ही डिवीजन का मैंने बात किया है। अभी तक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के फ्लाइट से फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान टू ढाका the 9 infantry division was coming, the 16 infantry division was still arriving, the 36 infantry division was still arriving, with the 39 ad hoc division on its way via the flights। तो 4 डिवीजन आने वाले थे फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशन सर्चलाइट। फिर से एक फ्रेंडली रिमाइंडर देना चाहता हूं आप सभी को कि डोंट कंफ्यूज एंड मिक्स अप the deployment of these units with the deployment of the same units of the Pakistani forces during Operation Cactus Lily, जब इंडिया ईस्ट पाकिस्तान को अटैक करता है to liberate the people। Don't confuse them, because these units and their commanders as well will be shifted, transferred, moved from one place to the other because of operational necessities in the Pakistani army, जो actually start होता है from the month of April and May 1971। By the month of December, the units are actually in different places with commanders taking charge of other units compared to what units they are commanding and what positions they are right now। So don't mix up and confuse them with the enemy deployment at Operation Cactus Lily। Stay tuned and please wait for the next video। Thank you।